हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। झारखंड पीजीटी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ बच्चों ने कहा था कि प्रैक्टिस सेट भी करा दीजिए या मॉक टेस्ट करा दीजिए। तो मैं आज से आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट की क्लास लेकर आया हूँ और इसमें आप लोगों को क्लासें मिलती रहेंगी रेगुलर बेस पे। और इसमें जो टॉपिक वाइज जैसे मान लो कि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो झारखंड पीजीटी की बात करें तो मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसमें 13 क्लासें हम लोगों की हो चुकी हैं और भी क्लासें हम लोगों को करनी है। हम लोग न्यूमेरिकल की भी क्लासें करेंगे, वो भी एमसीक्यू में होगी। और आज से हम लोग प्रैक्टिस जो है सेट है, इसमें मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास नंबर 1 है, एक नई क्लास है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एमसीक्यू चॉइस रहेगी क्वेश्चनों की। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अगर वीडियो अच्छा लगे तो एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि अंशों के प्रकार हैं। अंशों के कितने प्रकार होते हैं? 4, 3, 2 और 5। डिटेल में क्लास हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे और उसके आंसर बताएंगे, और अगर हुआ तो एक आध बता भी देते हैं। तो अंशों के प्रकार जो होते हैं वो हम लोगों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के अंश होते हैं। कौन कौन से अंश होते हैं? तो अंश का मतलब होता है शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो शेयर हम लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकार अंश जिसे हम लोग प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंश। और एक होते हैं हम लोगों के समता अंश को इक्विटी शेयर बोलते हैं, इक्विटी शेयर। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्वेट समता अंश भी होते हैं, तो ये भी होते हैं, लेकिन ये स्वेट समता अंश होते हैं, ये समता अंश का ही एक तरीके से पार्ट होते हैं। ये कर्मचारी को दिए जाते हैं। तो बहुत से लोग 3 करेंगे, बहुत से लोग 2 करेंगे, लेकिन बहुत सी किताबों में 2 रखा है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को अंशों के प्रकार 2 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, इनमें से कौन से वर्ष औद्योगिक नीति प्रस्ताव नहीं घोषित हुआ था? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव इनमें से किस वर्ष घोषित नहीं हुआ था, वो आप लोगों को बताना है। तो औद्योगिक नीति जो होती हैं, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसियाँ होती हैं हम लोगों की, वो कितने वर्षों में आई हैं, या फिर कौन सी वर्ष में नहीं पूछा गया हम लोगों से कि कौन सी वर्ष में नहीं घोषित हुई थी। तो 1948 में हुई थी, 1956 में हुई थी, इन दोनों वर्षों में हुई थी। 1985 में हुई थी, 1988 में हुई थी, 1991 में हुई थी। तो इनमें हम लोग जब डिटेल में क्लास करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी जो सनों में हम लोगों की औद्योगिक नीति प्रस्ताव घोषित किए गए थे। तो इसमें 1989 में नहीं हुए थे, तो इसका राइट आंसर है 1979 में नहीं हुए थे, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि 1979 में नहीं हुए थे, 1948 में हुए थे, 1956, 1985, 1991, 1988 में भी हुए थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में दे दूंगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान तथा नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये बात किसी के द्वारा कही गई है कि जो प्रबंधन होता है वो पूर्वानुमान या प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्डर करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो ये सब बातें किसने कही थी? हेनरी फ्योल साहब ने कही थी, F.W. टेलर ने कही थी, रॉस मोरे ने कही थी, या फिर व्हीलर ने कही थी। ये इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये बात किसने कही थी। तो ये बात हमारे हेनरी महोदय ने कही थी, हेनरी फ्योल महोदय। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें अपने 14 सिद्धांत बताए हैं, और डिटेल में आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो डिटेल क्लास को भी देख लिया करें अगर एसपी एजुकेशन पर विजिट करते हैं तो। ठीक है, उसमें आप लोगों को बहुत सी क्लासें मिल जाएंगी, बिजनेस स्टडी के नाम से, बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से, चाहे किसी के नाम से करें, हम लोग वही बात पहुंचेगी वहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि नियोजन को कार्य से अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया है?
नियोजन मतलब प्लानिंग को कार्य से अलग करने का प्रस्ताव किसने दिया है? पीटर एफ ड्रंकर साहब ने, FW टेलर साहब ने, हेनरी फ्योल साहब ने या फिर ओलिवर सेल्डन ने। तो ये जो नियोजन को प्रबंध से अलग करने की बात कही थी, तो ये बात किसने कही थी? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये बात किसने कही थी? पीटर एफ ड्रंकर साहब ने, कि नियोजन को कार्य से अलग करने का प्रस्ताव उन्होंने दिया था, प्लानिंग अलग बनानी चाहिए और वर्किंग हम लोगों को अलग करने का प्रस्ताव दिया था उन्होंने। तो ये बात कही थी पीटर एफ ड्रंकर साहब ने। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंधन का दर्शन शास्त्र, प्रबंधन का दर्शन शास्त्र के लेखक हैं। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट के कौन लेखक हैं? प्रबंध का दर्शन शास्त्र के कौन से लेखक हैं? राइटर की बात की गई है। एल्टन मेयो हैं, डगलस मैकग्रेगर हैं या फिर ओलिवर सेल्डन हैं या फिर हेनरी फ्योल हैं। तो फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट की जो बात कही थी वो किसने कही थी? ये बात आप लोगों को बतानी है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? ओलिवर सेल्डन ने। और ये बात नहीं कही थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके लेखक का नाम है ओलिवर सेल्डन, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, पूर्ण तृप्तता जिसे बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स की 9-10 क्लासें हो चुकी हैं। सेटिस्फैक्शन के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होगी। सेटिस्फैक्शन के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, अधिकतम होगी या फिर 0 होगी, 0 होगी। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि तृप्ति के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि तृप्ति के बिंदु पर जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 होगी। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता के बारे में मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स की क्लास में बता दिया है, और अगर और भी बातें हैं जो हम लोगों को इकोनॉमिक्स में कवर करनी है उनको भी हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास भी हम लोगों की अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए बंद हो गई थी 9-10 क्लासों के बाद, अब फिर से दोबारा से शुरू करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार, भारत की जनगणना है, भारतीय जनगणना के अनुसार, भारत की अगर जनगणना की बात करें तो लास्ट टाइम में 2011 में हम लोगों की जनगणना हुई थी और 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से हुआ नहीं, और 2023 में भी अभी तक हुई नहीं है। तो हम लोगों की जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनगणना की, मतलब कि जो भारत की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? 102 करोड़, 101 करोड़, लगभग में बात की जाती है 100 करोड़ या फिर 104 करोड़। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 102 करोड़ लगभग थी जब भारत की जनगणना करी गई थी 2001 में, तब भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि तृतीय चतुर्थक, इसे बोलते हैं क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 3, तृतीय चतुर्थक क्वार्टाइल 3 का मान बराबर होगा। तो हम लोगों ने, अगर हम लोग बात करें चतुर्थक की, तो चतुर्थक हम लोग कितने निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम लोग Q1 निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं, Q3 निकाल सकते हैं। अब चतुर्थक की बात करें तो इसे हम लोग निम्न चतुर्थक बोलते हैं, निम्न चतुर्थक बोलते हैं, निम्न चतुर्थक। इसे हम लोग मध्य चतुर्थक बोलते हैं, मध्य चतुर्थक। और इसे हम लोग उच्च चतुर्थक बोलते हैं, उच्च चतुर्थक। अपर क्वार्टाइल बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो इस प्रकार से भी नाम पूछे गए हैं। तृतीय चतुर्थक का मान क्या होगा? तो तृतीय चतुर्थक का अगर हम लोग बात करें तो चतुर्थक में हम लोग कोई भी सीरीज होती है तो उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। अब तृतीय चतुर्थक है तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो भी होगा
सीरीज जो जिस प्रकार की भी होगी, अगर चतुर्थक की क्लास नहीं की है तो मैंने स्टैटिक्स में 16 क्लास हो चुकी हैं, उसमें आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, डिटेल में क्लास करवाई हुई है कि किस प्रकार से चतुर्थक निकालते हैं, क्या करते हैं, डिटेल में क्लास की हुई है। यहाँ पे हम लोग बस सिर्फ MCQ की बात करेंगे। तो अगर हम लोग चतुर्थक की बात करें तो 3/4 करेंगे, ये बात तो निश्चित है क्योंकि 3 चतुर्थक है, क्वार्टाइल 3 है और हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 से। अब बात आती है कि ये किसके बराबर होगा, तो मीडियन के बराबर तो नहीं होगा, तृतीय दशमलव के बराबर, तृतीय दशमलव के बराबर नहीं होगा, तो 75 शतमक के बराबर होगा, क्योंकि शतमक में हम लोग 100 से भाग देते हैं और 75 का मतलब कि यहाँ पे 75 रखेंगे और 25 या 75 हो गया और 25 चौको 100 हो गया और 3/4 के बराबर हो गया ये हमारा। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बताने का समय नहीं है अभी। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों का समय बचे और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि भारत में असाधारण निवासी जिसे बोलते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कौन हो सकता है। 7 क्लासें इनकम टैक्स में हो चुकी हैं, ऑर्डिनरी की और नॉट ऑर्डिनरी की 3 क्लासें लगभग मैंने करवाई हैं, उनको जरूर देखिए आप लोग। भारत में असाधारण निवासी की बात करें तो नॉट ऑर्डिनरी, मतलब कि अगर निवासी की बात की जाती है तो अगर हम लोग निवासी की बात करते हैं तो एक होता है निवासी और एक होता है अनिवासी। ठीक है, ये भी मैंने क्लास करवाई हुई है। निवासी 2 प्रकार का होता है, एक होता है हम लोगों का साधारण निवासी, एक होता है हम लोगों का साधारण निवासी और एक होता है हम लोगों का असाधारण निवासी। तो ये कब होता है, कैसे होता है, ये इसकी क्लास मैंने डिटेल में करवाई हुई है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ से जाके जरूर देखें। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग MCQ की बात करेंगे। व्यक्तियों का संघ असाधारण निवासी हो सकता है तो नहीं हो सकता है। हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है, सी ऑप्शन है। कंपनी हो सकती है, नहीं हो सकती है। कंपनी या तो क्या होगी, निवासी होगी या फिर अनिवासी होगी। साझेदारी फर्म ये नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भारत में असाधारण निवासी जो हो सकता है तो वो सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार होगा। हिंदू अविभाजित परिवार में कर्ता जो होता है उस पर डिपेंडेंसी करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2004-5 का कर निर्धारण वर्ष, मतलब असेसमेंट ईयर वर्ष कौन सा होगा। तो कर निर्धारण वर्ष एक होता है हम लोगों का गत वर्ष, एक होता है गत वर्ष और एक होता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष तो गत वर्ष जो होता है उसमें हम लोग आय प्राप्त करते हैं। तो 2004 में हम लोगों ने आय प्राप्त की है, तो उस पर टैक्स कब लगाएंगे, तो आप लोग कहेंगे कि उसमें टैक्स हम लोग 5 और 6 में निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर है 5 और 6। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग कब टैक्स लगाएंगे, 5 और 6 में लगाएंगे। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री किससे अधिक हो, 30 लाख रुपए से अधिक हो, 40 लाख रुपए से अधिक हो, 50 लाख रुपए से अधिक हो या फिर 60 लाख रुपए से अधिक हो। तो धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है। कब अनिवार्य होता है, जब जो सेल है हम लोगों की वो 40 लाख से अगर अधिक होती है तो उसमें जो ऑडिट करना होता है वो अनिवार्य होता है। ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। ऑडिटिंग में 7 क्लासें 8 क्लासें हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि कृषि फर्म है, एक कोई कृषि एग्रीकल्चर फर्म है, उसके मैनेजर को मिलने वाला वेतन मतलब सैलरी कहाँ पर टैक्सेबल होगा। वेतन होता है पैसे से आय माना जाएगा, कृषि आय माना जाएगा, पूंजी आय माना जाएगा या फिर वेतन से आय माना जाएगा। तो एक कृषि फर्म है, देखो मैंने बताया है कि आयकर में 5 हेड होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं। आयकर के आय के 5 शीर्षक होते हैं, 5 हेड होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है वेतन से आय, दूसरा होता है हम लोगों का मकान संपत्ति से आय,
मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है हम लोगों का व्यापार एवं पेशे से आय, व्यापार एवं पेशे से आय, पेशे से आय। चौथा है हम लोगों का पूंजी से आय, पूंजी आय। और पांचवा है हम लोगों का अन्य सोर्स से आय, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय। तो ये 5 हेड होते हैं आयकर में, 5 हेड होते हैं। आय देखो, वेतन से आय इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड होते हैं। इनमें से कृषि जो फर्म के मैनेजर को सैलरी अगर हम लोग देते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो कृषि आय के अंतर्गत आएगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम क्या देते हैं? वेतन देते हैं, तो वो वेतन शीर्षक में आएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि आयकर अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? आयकर अधिनियम कब 1961 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को, 1 मई 1962 को, 1 जून 1961 को, 1 अप्रैल 1961 को। तो आयकर जो अधिनियम है वो 1961 में, जो 1961 में बात करें, आयकर अधिनियम 1961 को बात करें तो लागू कब हुआ था? तो वो लागू हुआ था हम लोगों का 1 अप्रैल 1962 को। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसने किया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। प्रथम बार टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। ये मैंने आप लोगों को आयकर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि एक भारतीय नागरिक जो कि रोजगार हेतु विदेश जाता है, एक भारतीय नागरिक है जो रोजगार हेतु विदेश जाता है, निवासी होने के लिए भारत में कम से कम उसे ठहरना होगा। तो मैंने आप लोगों को निवासी और अनिवासी का बताया। अब निवासी में 2 शर्तें होती हैं। एक होती हैं हम लोगों की आधार शर्तें, 2 शर्तें होती हैं। एक होती हैं बेसिक कंडीशन और एक होती हैं हम लोगों की अतिरिक्त शर्तें जिन्हें बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। तो ये दो होती हैं, पहली और दूसरी, और ये भी 2 होती हैं, पहली और दूसरी। तो एक भारतीय जो है वो रोजगार हेतु अगर विदेश जाता है और भारत में निवासी होने के लिए उसे कितने दिन रहना पड़ेगा, कम से कम ठहरना पड़ेगा, तो वो 60 दिन वाली बात तो वो फॉलो नहीं करेगा। उसके लिए कौन सी बात लागू होगी? तो 182 दिन की बात लागू होगी, क्योंकि ये एजम्पशंस में आएगा कि ये कोई क्रू का मेंबर हो, वो यहाँ पे आएगा। तो एक कोई भारतीय नागरिक है और विदेश में रुपया कमाने के लिए जाता है, तो वो भी 182 दिन की क्राइटेरिया पूरा करेगा। आप लोगों को मैं एजम्पशंस में ये बात आप लोगों को जरूर बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में कि तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में 10,000 का प्रारंभिक व्यय है। 10,000 का कोई व्यय था, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो 10,000 के थे, लेकिन घटकर वो 5,000 हो गया। तो इसे क्या माना जाएगा? मतलब पहले खर्चे जो थे वो 10,000 थे, अब वो 5,000 हो गए। तो इसे क्या माना जाएगा? प्रारंभिक व्ययों का विकास? तो विकास तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो कमी हुई है। तो चालू संपत्ति नहीं माना जाएगा। परिचालन से लाभ में समायोजन, मतलब कि जब हमें लाभ हुआ होगा तभी तो हमने अपने खर्चे को कम किया होगा। तो इसीलिए जो है इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक पूर्वानुमान बिजनेस फॉरकास्टिंग का सिद्धांत नहीं है? बिजनेस फॉरकास्टिंग की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल बात करेंगे, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया की बात बिल्कुल करेंगे, ऐतिहासिक अनुभव एनोलॉजी की बात करेंगे, तो समय विलंबन टाइम लैग की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि व्यवसायिक पूर्वानुमान का सिद्धांत नहीं है की बात की गई है। अगर है की बात करता तो हम लोगों को ये तीनों सिद्धांत हम लोगों के आ जाते। जब डिटेल में क्लास करेंगे व्यवसायिक पूर्वानुमान के बारे में, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सिद्धांत किस प्रकार से करते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि अर्जन प्रतिफल अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं अर्निंग यील्ड रेशियो।
अर्निंग यील्ड रेशियो प्रति अंश आय तथा किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो ये किसके बीच जो है वो संबंध को दर्शाता है, ये बात आप लोगों को बतानी है। अर्निंग यील्ड रेशियो किसके संबंध को दर्शाता है, किसके प्रति संबंध को दर्शाता है। शुद्ध लाभ के प्रति, नेट प्रॉफिट, समता अंश पूंजी के प्रति, प्रति अंश बाजार मूल्य के प्रति, प्रति अंश लाभांश के प्रति। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि ये जो है अर्निंग यील्ड रेशियो जो है वो प्रति अंश बाजार मूल्य की बात करता है, संबंध को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि सामग्री आवर्त अनुपात मटेरियल टर्नओवर रेशियो किसके साथ संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा को दर्शाता है, वो क्या अनुपात होगा। तो सामग्री मटेरियल टर्नओवर रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो अगर हम लोग इसकी बात करें, फॉर्मूला से भी आप लोगों को बहुत सी बातें समझ में आएंगी कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो इसमें लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम और डिवाइड कर देते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल से। एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक मटेरियल कैसे निकालेंगे। एवरेज स्टॉक मटेरियल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देते हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक और डिवाइड कर देते हैं 2 से, जिससे हम लोगों का एवरेज आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, एक निश्चित अवधि में उपभोग की हुई सामग्री की मात्रा में, एक निश्चित अवधि में खरीदी गई सामग्री की मात्रा में। तो उपभोग की बात करते हैं हम लोग, मटेरियल कंज्यूम की बात करते हैं, उपभोग की बात करते हैं तो एक निश्चित अवधि में निर्गत की हुई सामग्री की मात्रा में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक निश्चित अवधि, एक निश्चित टाइम में मटेरियल कंज्यूम की बात करते हैं और मटेरियल कंज्यूम और किसके बीच, सामग्री की औसत मात्रा के संबंध को दर्शाता है। तो ये बातें जो हैं ये इसमें ये पूछा जाएगा कि मटेरियल जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों से पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है कि सतत कंटिन्यूअस सामग्री जांच निम्नलिखित में से किसका अंग है। अगर हम लोग कोई भी जांच लगातार करते हैं तो उसे किसका अंग मानते हैं, वार्षिक सामग्री जांच का। तो ये तो वार्षिक मतलब एक बार, निरंतर सूची पद्धति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसकी भी नहीं बात करते और हम लोग ना ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एसपी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जाता। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग हम लोग किस कार्य के लिए नहीं करते हैं। तो बोनस अंशों को निर्गमन करने के लिए बिल्कुल करते हैं, प्रारंभिक व्ययों को रिटर्न ऑफ करने के लिए करते हैं, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, फिर पत्रों के निर्गमन पर कटौती को अपलिखित करने के लिए तो बिल्कुल करते हैं, सदस्यों को लाभांश देने के लिए तो डिविडेंड देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है नहीं किया जाता। सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं, तो याद रखिए कि जहाँ जहाँ करते हैं यही हम लोग करते हैं, बाकी की जगह हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। तो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ जो होती हैं को मिलान प्रभावित करता है। तो क्षतिपूरक अशुद्धियाँ जो होती हैं, मैंने एरर से एक क्लास जो एरर से एक पूरा जो है वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने इसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आप लोगों को प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें आप लोगों को एक एरर नाम से एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप लोग वहाँ से आके
देख सकते हैं पूरी एरर, जितने भी एरर होते हैं उनको मैंने बताया हुआ है कि कौन सा एरर क्या कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता है, कौन सा एरर क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि क्षतिपूरक अशुद्धियाँ तलपट के प्रभावित करेंगी, आर्थिक चिट्ठी को प्रभावित करेंगी, लाभानी खाते को प्रभावित करेंगी, उपरोक्त में से किसी को भी प्रभावित नहीं करेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में, सामयिक अग्रिम प्राप्त आय, अग्रिम प्राप्त आय होती है मतलब कि एडवांस अर्निंग जो होती है, एडवांस अगर हम लोग किसी से रुपए प्राप्त कर लेते हैं तो वो एक संपत्ति होती है? नहीं होती है, क्योंकि अगर हम लोग किसी से एडवांस प्राप्त कर लेते हैं तो वो हम लोगों का क्या होता है, एक दायित्व होता है, एक आय होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है, एडवांस अगर हम लोग किसी से पैसा ले लेते हैं तो वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक दायित्व तो हम लोगों का बन जाता है, एक लायबिलिटी बन जाती है कि हमें पहले हमें काम भी करना है, और क्योंकि वो पैसा भी हम लोगों को देना है जो हमने एडवांस में ले रखा है। अब मान लो कोई आदमी पैसा नहीं देता है तो वो काम तो करता है ना, तो वो काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 में कि एक नए प्लांट की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए। अगर हम लोग कोई प्लांट लेते हैं, कोई मशीन लेते हैं, उसमें हम लोग जो बेजिज लगाते हैं, मजदूर को लगाते हैं उसको स्थापना करने के लिए, तो वो किस में हम लोग उसको डेबिट करेंगे? मजदूरी को हम लोग कहाँ पर डेबिट करेंगे? बेजिज अकाउंट में, या फिर हम लोगों को मजदूरी खाते में डेबिट करेंगे, रोकड़ खाते में डेबिट करेंगे, प्लांट खाते में डेबिट करेंगे, या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि नए प्लांट की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को हम लोग किस में डेबिट करेंगे? तो प्लांट खाते में डेबिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि हरित अंशों मतलब कि फॉरफिटेड शेयर के पुनर्निर्गमित मतलब री इशू करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। कोई शेयर है उसको मैंने फॉरफीचर किया, और फॉरफीचर करने के बाद उसे दोबारा रीइशू किया, तो उसके लाभ से उसमें जो हमें लाभ होता है वो हम लोग कहाँ पर ले चलते हैं? सामान्य संचय में तो नहीं ले चलते हैं, पूंजी विमोचन खाते में नहीं ले चलते हैं, पूंजी संचय खाते में मतलब कैपिटल रिजर्व में हम लोग ले चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि यदि कारखाना उपरिव्यय मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों के 70,000 रुपये, जिसका बिक्री के साथ परिवर्तित होता है, मतलब कि जो है जिसका 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता है, मतलब कि इसमें से जो 70% है, 70% जो देखो, अगर कारखाना बोला गया है, कारखाना उपरिव्यय, अब उपरिव्यय जो होते हैं, कारखाना उपरिव्यय होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हम लोगों का परिवर्तनशील, और एक होता है हम लोगों का स्थायी। अब परिवर्तनशील जो है वो उसकी दर दी है 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता है। तो 70% मतलब 70,000 का 70% अगर हम लोग निकालते हैं तो वो तो परिवर्तनशील है। तो इसमें से हो गया 7749, तो 49,000 हम लोगों को कैसा है, वो परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है। लेकिन स्थायी पूछा गया है तो हमसे पूछा है इसमें स्थिर भाग की राशि होगी। तो 70,000 में अगर हम लोग बात करें 49 की, तो 49 हो गया हम लोगों का स्थिर, 49 हो गया हम लोगों का परिवर्तनशील। तो 21 जो रह गए वो कैसे रह गए हम लोगों के, वो स्थिर के हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि लाभ बिक्री का 25% हो तो यह लागत का प्रतिशत होगा। तो यदि लाभ जो है, यदि लाभ
बिक्री का 25% हो, तो बिक्री का अगर 25% हो तो लागत का प्रतिशत कितना होगा? 20%, 30%, 19% या फिर 33.1/3%। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये लिखा हुआ है डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 33.1/3% की बात हम लोग इसमें करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रमाप 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन भुगतान होता है तो निम्न में से किसी एक को देय है। किसे देय होता है? अंशधारी तथा ऋणपत्रधारी को, ऋणपत्रधारी तथा लेनदार को, अंशधारी तथा लेनदार को या फिर शेयर होल्डर्स को। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होती है। अगर हम लोग पूंजी में कमी करते हैं तो उसमें अनुमति किसकी चाहिए? केंद्र सरकार की, न्यायालय की, पूंजी निर्गमन नियंत्रण की या फिर कंपनी लॉ बोर्ड की। तो पूंजी में कमी हेतु अनुमति आवश्यक होती है। किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पूंजी में कमी हेतु अनुमति जो है आवश्यक होती है न्यायालय की। न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि लाभांश तब देय होता है, लाभांश तब देय होता है जब यह संचालकों द्वारा संतुष्ट हो, अंशधारियों द्वारा मांगा जाए, संचालकों द्वारा स्तुत हो या अंशधारियों द्वारा अनुमोदित हो, लेनदारों द्वारा मांगा जाए। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अंतिम रहतिये का मूल्य 72,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य जो है वो 72,000 रुपये था। अग्नि बीमा प्रीमियम की जो राशि है वो थी 63,000 रुपये। अग्नि बीमा प्रीमियम की राशि थी 63,000 रुपये तथा स्कंद की वास्तविक हानि हुई है कितने की? 54,000 की। तो पॉलिसी में औसत वाक्य की व्यवस्था थी। दावे की राशि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दावा कितनी राशि तक कर सकते हैं? तो जितनी राशि की हमें हानि हुई है उतनी राशि तक पूर्ति करेंगे। तो इसका राइट आंसर है 54,000। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ना कि 61,704, 14, 84,000 या फिर 47,250, इनमें से कोई नहीं। तो 54,000 हम लोगों का सही आंसर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर, अमल कमीशन होने पर, कोई कंपनी का या फिर कोई साझेदारी फर्म का होने पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ किस पर लगाएंगे हम लोग। अगर मान लो पार्टनरशिप में हम लोगों को कोई पार्टनरशिप है, जैसे मान लो कि पहले ए और बी दोनों लोग व्यापार करते थे, अब मान लो कोई सी नए आए पार्टनर में, तो अब ये क्या करेंगे कि जो बैलेंस शीट में जो इन्होंने एसेट्स दिखाई हैं उनकी रीवैल्यू करेंगे, दोबारा से वैल्यू निकालेंगे। अब इस वैल्यू से अगर इनको कोई लाभ होता है तो ये दोनों अपने खाते में रख लेंगे। तो यही पूछा गया है कि पुनर्मूल्यांकन होने वाले लाभ को कहाँ दिखाएंगे? साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट करेंगे? डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि लाभ है। साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है कि ह्रास डेप्रिसिएशन के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है। डेप्रिसिएशन हम लोग कब लेते हैं हिसाब में? संपत्ति के मूल्य में कमी होने वाली कमी, संपत्ति की उपयोगिता में होने वाली कमी, संपत्ति के अप्रचलन में होने वाली कमी या फिर संपत्ति की टूट फूट से होने वाली कमी। तो ह्रास हम लोग कब हिसाब में लेते हैं, ये बात पूछी गई है।
तो ये जो बातें हैं हिरास हम लोगों को इन सभी में से लग रहा होगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉरी अभी एक और क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रबंध का आशय निर्णयन से है, किसने कहा है? प्रबंध का जो आशय है वो निर्णयन से है, ये बात किसने कही है? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। हेनरी फ्योल साहब ने कही है, जॉर्ज आर टेरी साहब ने कही है, रॉस मोरे ने कही है, या फिर R.C. डेविस ने कही है कि प्रबंध का आशय निर्णयन से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज आर टेरी ने ये बात कही थी, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं क्या जननी है? सीमित आवश्यकताएं, असीमित वाली आवश्यकताएं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, या फिर दुर्लभता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी की बात मैंने आप लोगों को डिटेल की क्लास में बताई थी, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 35 क्वेश्चन करवाए हैं झारखंड पीजीटी प्रैक्टिस सेट में। ऐसे ही हम लोग क्लासों में आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासें आगे लाते रहेंगे, और जो डेली की क्लास है जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है तो उसको हम लोग इसी प्रकार से करने वाले हैं। इनकम टैक्स में भी मैंने आप लोगों को 7 क्लासें करवा दी हैं, और डिटेल में भी मैंने आप लोगों को बहुत बातें बताई हुई हैं। तो उनमें आप लोग ध्यान से उनको देखते रहिए, और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें हम लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।